गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है सितंबर 20, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है शीतेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा टॉपिक्स कम नजर आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डेथ पेनल्टी के बारे में। हालांकि रिपीटेड सा है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है डेथ पेनल्टी को लेके, कैपिटल पनिशमेंट को लेके, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आया है। देखिए, आपको हमेशा बोलता हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें कुछ भी होता है ना, तो हमें पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर एक कोटा सिस्टम था, उसको थोड़ा सा अभी वहां के छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने हटा दिया है। थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं। 2 लाइन का टॉपिक है, क्योंकि थोड़ा सा ये रीजनल टॉपिक है। विंडफॉल टैक्स रिव्यू। विंडफॉल टैक्स ऑलरेडी हम लोग 2 बार कर चुके हैं, तो इसलिए रिपीटेड रहेगा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करने की बातें की गई हैं, तो थोड़ा सा उस डेवलपमेंट को देख लेंगे। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आज का एक एडिटोरियल है। एक और एडिटोरियल आज आया है जो कि हिजाब रो के बारे में है, और एक टॉपिक भी है, वो भी हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में है। थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उसको भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन एक बार फ्रंट पेज में देख लेते हैं आज भैया हो क्या रहा है। तो पहला जो टॉपिक आता है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को लेके ही है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ दिनों में, कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो वैसे तो लोग मोस्टली लोग कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ही बनेंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि इतने समय से इलेक्शन लगातार हार रहे हैं, सालों से, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं शायद। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लोग है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की इमेज को चेंज करना चाहते हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस की वर्किंग में थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है। तो कुछ प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे वहां पे, जैसे शशि थरूर हैं, अशोक गहलोत हैं, ये भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो कहने मतलब यह है, पॉलिटिकल मुद्दा के अंदर अगर नहीं भी जाएं, एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल पे ओपोजिशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर दोस्तों ओपोजिशन नहीं है ना, तो यह तो फिर डिक्टेटरशिप हो गया ना। वो तो वन पार्टी रूल हो गया चाइना के जैसे। अब एक पार्टी रूल करेगी, वो जो मर्जी करे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए और नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी स्ट्रोंग रहे। डेमोक्रेसी स्ट्रोंग रहेगी तो भैया पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्या रहेगा। और आज क्या हुआ ना, द हिंदू का आपने देख लिया होगा। आज देखिए किस तरह से थोड़ा चेंजेस आपने नजर आ रहे होंगे, है ना। यहाँ पे स्पेस थोड़ा आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, इनके बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा होगा। ये अलग अलग से टॉपिक उन्होंने कैसे लाइन लगा के बीच में सेपरेट कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के ना थोड़ा सा चेंजेस किया गया इन्होंने, थोड़ा लुक में, स्टाइल में आप देख सकते हो चेंजेस किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि आज कुछ खास दिन है। आज जो है ना, आज द हिंदू 20 सितंबर 1878 को पहली बार छपा था, पब्लिश किया गया था सबसे पहली बार। और पहले वीकली हुआ करता था, अब तो ये डेली होता है, वीकली हुआ करता था। 1878 भैया, बहुत समय हो गया है इसको कितना वही 144 ईयर्स हो गए हैं ना मेरे ख्याल से। हाँ, 144 ईयर्स हो गए हैं, बहुत लंबा समय होता है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि कई सारे कंट्री में, इस्लामाबाद, कोलंबो, ढाका, यहाँ पे भी यहाँ के जो है उसके फॉरेन ब्यूरोज बने हुए हैं। और ये फैमिली रन बिजनेस है, कोई ऐसा कोई ट्रस्ट या फिर आप मान लीजिए कोई ऐसा शेयर होल्डरिंग वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। एक प्राइवेट एक फैमिली है, वही इसको पूरा रन करती है, चेन्नई बेस्ड। और कई सारी चीजें ऐसी हुई था, हिंदू न्यूज़पेपर ने कमाल की हैं। 1940 में जो है पहली बार कलर्ड प्रिंट आया था, सोच सकते हो। 1940 में पहला जो इन्होंने खुद का एयरप्लेन भी खरीद लिया था भैया 1963 में। और 1995 में हिंदू पहला ऐसा पेपर था जिसने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस भी दिखाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा है, हमारी प्रिपरेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इनिशियली जब द हिंदू शुरू हुआ था, कुछ सालों में प्रो ब्रिटिश हुआ करता था, फिर बाद में एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड इन्होंने लिया। जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी जो अप्रोच है द हिंदू की, वो थोड़ी सी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहती है। एंटी मतलब गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे, ठीक है, उसके थोड़ा सा एंटी रहती है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करोगे ना भाई, तो गवर्नमेंट सर के ऊपर बैठ जाती है। तो गवर्नमेंट की कमियां निकालना भी जरूरी होती है, जनता को बताना रिक्वायरमेंट होता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चीजों के ऊपर सवाल नहीं उठाओगे, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करोगे, तो तब तक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो द हिंदू यही अप्रोच रही है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया थोड़ा कम्युनिस्ट अप्रोच भी है, एनीवेज हम तो डेमोक्रेसी हैं, हर तरह के अप्रोच का वेलकम करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट था। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेथ पेनल्टी तो हम लोग आगे टॉपिक को करेंगे ही। वाई वॉज मान, ये बहुत एक फनी सा इंसिडेंट हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है कि भगवंत मान भैया पीने का शौक रखते हैं, है ना। दारू वारू अच्छी खासी पीते हैं, पार्लियामेंट में पी के आए थे, कई बार पकड़े गए हैं ये एकदम ऑन कैमरा। तो कोई नई बात नहीं है इनके लिए। हालांकि इन्होंने पब्लिक में माफी भी मांगी है 1-2 बार कि मैं आगे से नहीं पीऊंगा। लेकिन यार, अच्छी आदतें छूटने में समय नहीं लगता है, बुरी आदतें छूटने में समय लगता है।
अब पिए खाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट में ना। लेकिन ये कई बार क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ओवर लिमिट हो जाते हैं। तो फ्रैंकफर्ट से आ रहे थे, जर्मनी से आ रहे थे, और भैया इन्होंने कहा जाता है इतनी ज्यादा पी लिया दारू कि एयरपोर्ट वालों ने इनका हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, इनका सामान वामान सारा नीचे उतार दिया कि सर इतने ज्यादा ड्रंक पर्सन को हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट भी 3-4 घंटे लेट हो गई है। और ये भी वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, बहुत सारे लोगों ने बताया है जो फ्लाइट के अंदर थे कि भैया ऐसा हुआ है। तो भैया यार अच्छा नहीं लगता ना, एक स्टेट के आप सीएम हो, और देखिए पीने खाने में दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, आपका चॉइस है, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमिलेशन होता है एक तरह से ना, गवर्नमेंट का ह्यूमिलेशन है। आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई प्राइवेट फंक्शन हो तो अलग बात है। खैर दारू की और आप गवर्नमेंट की हिस्ट्री थोड़ी रही है दिल्ली के अंदर भी, जिस तरह से जो चीजें हुई हैं। खैर बाकी देखेंगे क्या रहेगा आगे। बाइडेन वॉज टू डिफेंड ताइवान इक्स बीजिंग। देखिए ताइवान जो है ना वो यूएसए जो है ना वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा से करता है, लीगल तौर पे करता है। लेकिन ताइवान को डिफेंड क्या यूएसए करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कानून नहीं कहता है। मतलब यूएसए के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है जो लीगल तौर पे ये कहता है कि ताइवान के ऊपर अगर चाइना अटैक करता है तो हम उसको डिफेंड करेंगे एक्टिवली, ऐसा नहीं। काफी एम्बिग्विटी है, काफी कंफ्यूजन है इस मामले में। लेकिन अभी बाइडेन ने सीधा सीधा कह दिया है अगर बीजिंग ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो भैया हम लोग उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यूएसए की जो प्रीवियस पॉलिसी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जाता है। तो भैया बीजिंग का चिढ़ना तो आसान सी बात है, बीजिंग के अंदर भैया लाल पीला हो गया, उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट यहाँ पे बैक टू बैक डाल दी हैं। खैर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक करना है, और अगर अटैक करेगा तो सबको पता है कि यूएसए जो है डायरेक्टली वहां पे इन्वॉल्व होने वाला है, यूएसए भी इन्वॉल्व होगा, जापान भी इन्वॉल्व होगा, चाइना को भी इस बात का पता है। इसलिए चाइना जो है ना बीच बीच में टांग खींचता रहता है, चेक करता रहता है कि भाई कहां तक लिमिट जा सकती है, जैसे वो हमारे साथ भी करता है, इंडिया के साथ भी चेक करता रहता है टाइम टू टाइम कि आगे वाले जो है ना वो कितना रिएक्शन कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से एक्शन लेता है। तो चाइना की ऐसी पॉलिसी है। खैर आगे बढ़ते हैं। डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट मूड्स फेयर हियरिंग। फेयर हियरिंग मतलब एक जस्टिफिएबल मैनर में हियरिंग होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? अक्यूज्ड की। अक्यूज्ड की बात कर रहा है वो। कई बार ऐसा होता है ना, अगर मान लो किसी ने किसका मर्डर कर दिया या रेप कर दिया या कोई ऐसा घिनौना और कोई हरकत कर दी, तो उसको जो है जैसे क्या होता है ना, ट्रायल जज के सामने पेश किया जाता है। ट्रायल जज के सामने पुलिस उसको लेके जाती है। ट्रायल जज क्या करते हैं कि हाँ भाई तूने मर्डर किया है, रेप किया, हाँ जी किया है, चलो ठीक है, तुम्हें फांसी की सजा मिल जाती है, कैपिटल पनिशमेंट तुरंत के तुरंत दे दी जाती है। उसी दिन सेम दिन पेश किया गया, सेम दिन फांसी की सजा सुना दी गई। ये बहुत ही फॉर्मल तरीका अपनाया जाता है बहुत सारे ट्रायल जजेस के द्वारा, जिसमें जो अक्यूज्ड होता है उसके कारण सुने ही नहीं जाते। भैया तुमने ऐसा क्यों किया, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे थे, नहीं, आपने ये किया है, ओके डेथ पेनल्टी। अब सीधी सी बात है भैया, ट्रायल कोर्ट के पास जब डेथ पेनल्टी दी जाती है तो बंदा हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वो तो ऑब्वियसली होना ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि यार ये जो चीजें हो रही है ना ठीक नहीं है। जो अक्यूज्ड होता है आप उसकी सुनवाई क्यों नहीं करते, उसको भी फेयर हियरिंग का चांस मिलना चाहिए कन्विक्शन से पहले। अभी क्या होता है, जैसे आज 20 तारीख है, ट्रायल कोर्ट के पास गए, 20 तारीख को ही केस हुआ, आधे घंटे की सुनवाई हुई, 30 मिनट में जज ने बोला चलो इसको कैपिटल पनिशमेंट दे दो। अब ये बंदा कन्विक्टेड हो गया, कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, अब इसके बाद ये हाई कोर्ट जाएगा और अपने आप को डिफेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ट्रायल कोर्ट के पास उसको डिफेंड करने के लिए समय ही नहीं दिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है, उसको मौका मिलना चाहिए ट्रायल कोर्ट के पास भी, ठीक है, कन्विक्शन से पहले भी। कन्विक्शन के बाद तो मिलता ही है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल पनिशमेंट को लेके कुछ कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं। तो एक मैप मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है। इसमें आप जो ये येलो कलर के देख रहे हो ना, इन कंट्री के अंदर कैपिटल पनिशमेंट पूरी तरह से बैन कर दी गई है। देखिए यूरोपियन कंट्री के अंदर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। इवन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए ये कंडीशन होती है कि भाई आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए आपकी कंट्री में। अगर किसी कंट्री में कैपिटल पनिशमेंट है तो आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बन सकते। देखिए जैसे यहाँ पे टर्की है, ठीक है, टर्की के अंदर भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, और ये बाकी दूसरी कंट्रीज के अंदर भी है। जो रेड कलर में है यहाँ पे सभी कंट्री के अंदर जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर मतलब कानून के अंदर डेथ पेनल्टी है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां का जो कोर्ट है किसी को डेथ पेनल्टी देता नहीं है। कानून में है लेकिन देता नहीं है। तो ये पर्पल कंट्री वाली कुछ ऐसी हैं।
और अगर हम लोग बात करें इंडिया में जो सेक्शन 53 है हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 का, उसके तहत 5 तरह की पनिशमेंट सुनाई जाती हैं। डेथ पेनल्टी हो गया एक तो, जैसे मर्डर होता है किसी का 302 लगा दी जाती है, पोक्सो, एनडीपीएस, है ना, और भी बहुत सारे जैसे बीएसएफ एक्ट, इनके अंदर सबके अंदर जो है डेथ पेनल्टी का प्रावधान है इंडिया में। लेकिन डेथ पेनल्टी जो है सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जा सकती है। ये पहली सजा डेथ पेनल्टी होती है, फिर एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, फिर नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट होता है, वो रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। फिर एक फीचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी ने कोई घोटाला गड़बड़ करप्शन किया है तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ फाइन वगैरह भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो ये 5 तरह की पनिशमेंट बेसिकली हमारे यहाँ पे डाली गई है। तो ये चीज हो गई, ये थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पुरानी आर्टिकल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, नया नहीं है ये बिल्कुल भी, कंटेंट आपके पास ऑलरेडी कंटेंट पहले से है। तो इनका ये कहना है कि भाई जो कैपिटल पनिशमेंट किसी को दी जाती है, फांसी की सजा किसी को सुना दी जाती है, तो उसके लिए जो है जो कन्विक्ट होता है, जो अक्यूज्ड होता है, उसकी प्रॉपर तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। जो हम लोगों ने ऊपर बात किया है वही इसके अंदर कहा गया है। कैपिटल पनिशमेंट को लेकर मैंने 2 स्लाइड आपके लिए यहाँ पे डाल दी हैं, और ये वैसे मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाली है क्योंकि ये पुराने आर्टिकल का पार्ट है। ये कंटेंट ऑलरेडी आपके पास होगा, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो। पहली बार आए हो तो शायद आपके पास ये नहीं होगा, तो अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंटेंट आपको मिल जाएगा, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं डेथ पेनल्टी के फेवर में, क्या क्या उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट हो सकते हैं। देखिए उसके फेवर में आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भाई अगर किसी आदमी ने किसी का मर्डर किया है, रेप किया, कोई घिनौनी हरकत की है, तो वो उसको डिजर्व करता है, ठीक है। आपने जैसी सजा करोगे वैसा ही आप, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपने जैसा कर्म किया है भैया वैसी आपकी सजा मिलेगी, तो इसी वजह से दिया जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया इससे डेटरेंस होता है ना, कि अगर कैपिटल पनिशमेंट होती है, फांसी की सजा होती है, तो क्रिमिनल जो है वो क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि उसको फांसी की सजा हो सकती है। तो ये भी एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है। एक लिए कहा जाता है कि भाई जिसके साथ क्राइम हुआ है, मान लो किसी का रेप किया या आपने मर्डर किया, उनकी फैमिली जो मेंबर्स होते हैं, उन अगर उस गिल्टी पर्सन को अगर फांसी की सजा मिलती है तो उस फैमिली के लिए कहीं ना कहीं वो एक क्लोजर का काम करता है ना। फैमिली कहीं ना कहीं उसको एक जस्टिस की तरह देखती है कि भाई हमारे हमारे बच्ची के साथ ये किया गया, हमारे फैमिली मेंबर के साथ ये किया गया, तो एक उनको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मिलता है अगर उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसके लेवल पे उसको जो है, बाकी टेररिज्म हो गया है ना, टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह में तो फांसी की सजा दिया जा ही सकता है। तो ये कुछ कुछ आर्गुमेंट होते हैं फेवर में, हालांकि कुछ आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी होते हैं डेथ पेनल्टी के। पहले दिन कहा भाई ये जो आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ, उसको बिल्कुल वायलेट करता है, सीधी सीधी सी बात है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि भाई डेथ पेनल्टी अगर है किसी कंट्री में तो क्या वहां पे क्राइम कम हो गए हैं क्या, क्या वहां पे रेप्स नहीं होते क्या, क्या वहां पे मर्डर नहीं होते क्या? ऐसा कोई एविडेंस हमारे सामने है ही नहीं। इवन जिन कंट्री के अंदर डेथ पेनल्टी नहीं है वहां पे क्राइम रेट सबसे कम है। तो ये कहना कि भैया डेथ पेनल्टी देने से क्राइम रुक जाएगा, तो ये तो बिल्कुल खराब मतलब आर्गुमेंट में कोई दम ही नहीं है इसमें। तो इन्होंने ये भी कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि कई बार ना इनोसेंट लोगों को फंसा दिया जाता है। इनोसेंट लोगों को क्राइम कोई और करता है, फंसा किसी और को दिया जाता है, क्योंकि वो इनोसेंट होता है, गरीब होता है, मार्जिनलाइज्ड होता है, लोअर कास्ट से बिलोंग करता है बेचारा, तो जो है महंगे एडवोकेट्स वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारी लॉ कमीशन कह रहा है। लॉ कमीशन ये कह रहा है कि भैया इंडिया में 76% जो डेथ प्रिजनर्स हैं जिनको डेथ पेनल्टी मिला हुआ है वो या तो गरीब हैं, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, या रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि गरीब है ना, बैकवर्ड है, तो अच्छे लॉयर को हायर नहीं कर सकते। लेकिन जो अमीर आदमी होता है भैया बड़े बड़े क्राइम करके निकल जाता है, क्योंकि महंगे से महंगा वकील कर सकता है। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो आप उससे रिवेंज थोड़ी ले रहे हो, ये स्टेट का काम थोड़ी है रिवेंज लेना, ये कानून का काम थोड़ी है रिवेंज लेना। तो रिवेंज अपने आप में ही अच्छी चीज नहीं है। तो किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, आप उसको मार दो, भाई ये क्या बात हुई? ठीक है, तो ये चीजें हो गई कई, और ये ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का वायलेशन भी है। और आप उसको डेथ पेनल्टी क्यों दे रहे हो ना, आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, उसको 15 साल 20 साल 30 साल 50 साल की सजा दे दो, तो वो तो वैसे भी मर जाएगा जेल में। डेथ पेनल्टी से, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को झूठे केस में फंसा दिया जाता है, उसको डेथ पेनल्टी हो जाती है, उसको फांसी पे लटका भी दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि यार वो इनोसेंट था, कुछ ऐसे एविडेंस सामने आते हैं कि उसको फंसाया गया था। उस केस में जो है वापिस नहीं आ सकते हो। अमेरिका में अभी केस हुआ, एक आदमी था वहां पे 42 ईयर्स के लिए वो जो है जेल में बंद था, उसको जबरदस्ती फंसा दिया गया था, बेचारा 42 साल से जेल में बंद था, अभी वहां से बाहर से निकल के आया है, अभी वहां का सुप्रीम कोर्ट भी उससे माफी मांग रहा है, बाइडेन ने भी उससे माफी मांग लिया। ये क्या बात हुई? उसके तो जिंदगी के 42 ईयर चले गए ना, बाई चांस उसको फांसी हो जाती तो क्या होता?
एक ऐसे ही केस कश्मीर से भी आया था, वहां पे एक आदमी था 20-22 साल से जेल में बंद था, पता चला कि वो इनोसेंट था, जिस आदमी ने उसको फंसाया तो उसने खुद बोला कि हाँ भाई इनोसेंट है। तो ऐसे केस भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो है फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। कुछ आर्गुमेंट, आपका एक अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं देखूंगा। आप देखना क्या है, मतलब आपका ओपिनियन अपना हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंड किया है को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा है, पॉलिटिकल पार्टी से भी कहा है कि भाई आपको जो डोनेशन मिलती है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है। देखिए, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपीज से कम अगर डोनेट करते हो कैश, आपके पास मान लो ज्यादा पैसा आ गया, आपने 19,999 रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, तो क्या होगा, तो आप उसको जाके आराम से कर सकते हो, आपको अपनी डिटेल नहीं बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 20,000 से ज्यादा कैश करते हो तो आपको अपनी डिटेल बतानी पड़ती है। इन्होंने ये कहा कि यार 20,000 बहुत ज्यादा है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं। 2,000 से कम आप कैश डोनेशन करनी है, करिए। 2,000 से जैसे ही ज्यादा आप कैश डोनेशन करोगे तो आपका रिकॉर्ड सामने होना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रिफॉर्म आएगा, और ब्लैक मनी भी जो है यहाँ पे उसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ब्लैक मनी वाला जो दिक्कत है वो दूर हो सकती है। ये उन्होंने यहाँ पे बेसिकली कहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्या किया था ना, थोड़े समय पहले इंडिया में 284 पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट कर दिया था। आप समझ रहे हो, 283 इतनी पार्टी है क्या इंडिया में? देखिए, ये क्या होता है ना, नकली पार्टियां होती हैं। 4-5 लोग, 10-20 लोग मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, अब वो पॉलिटिकल पार्टी हो गया। पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर उनको दुनिया भर का डोनेशन मिलता है, ना तो वो कोई इलेक्शन लड़ते, ना कैंपेनिंग करते, कुछ नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, टैक्स बचाना, टैक्स इवेजन करना भाई, टैक्स इन्वेजन। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में जिनको 2020 15,000, 18,000, 10,000 का डोनेशन मिलता रहता है, उसको जमा करते रहते हैं, हवाला करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। पर्दे के पीछे बहुत धंधा चल रहा है। तो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आप ये कर दोगे ना तो ये रिफॉर्म्स वगैरह प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे। हालांकि फंडिंग का हमारे कंट्री में एक और भी जुगाड़ है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। अभी थोड़े समय पहले ही सरकार ने इसको कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और आई होप आपको सबको पहले से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अच्छा खासा पता होगा। तो ये तो मैंने आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाला है, एक ब्राउनी पॉइंट। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने मेंस के लिए आपको क्वेश्चन दिया था, तो ये क्वेश्चन आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। 150 वर्ड में आप आराम से इसको लिखिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया बैठ के लिखिए आराम से, क्या दिक्कत है। तो राजनाथ साहब जो है भैया 2 दिन की जो है इजिप्ट की मीटिंग में है, एकदम बढ़िया वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ के जो बड़े बड़े पिरामिड्स उनको देख के आएंगे, वो सब चीजें हैं। लेकिन साथ के साथ जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिले, मिस्टर अब्देल फतेह अल सीसी नाम है इनका। इनसे कई सारे मुद्दों पे बात किया। वैसे इजिप्ट के साथ हमारे बहुत गहरे रिश्ते तो नहीं है, खराब नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, लेकिन ठीक है। अभी हम लोग मीटिंग करते हैं तो हमारे रिलेशन इंप्रूव ही होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डील करके आते हैं। तो डिफेंस के बारे में कुछ ना कुछ डील ये करने जाएंगे। अभी कोई कंक्रीट डील हुआ नहीं है, लेट्स होप कि कुछ ना कुछ हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की इससे न्यूज आती है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने वहां के कुछ कोटा सिस्टम को, रिजर्वेशन को जो है नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है ना 2012 में जो सरकार थी, कौन सी सरकार थी वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने क्या किया था, वहां पे कुछ कोटा का इंट्रोड्यूस किया था, और वहां पे टोटल कोटा जो है 58% हो गया था। आपको पता है कि इंदिरा साहनी वाले केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा भैया हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो इसको देंगे, सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर 50% से बढ़ा के 58% कर दिया गया। इन्होंने क्या किया, पहले क्या था वहां पे ना, जो शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन था वो 12% था, उन्होंने उसको घटा के 4% कर दिया। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कोटा जो है वो पहले जो है 20% था, उसको 32% कर दिया। तो टोटल जो कोटा है वो 58% हो गया। अब ये मामला कई सालों से जो है वो छत्तीसगढ़, पिछले 10 सालों से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर था। फाइनली हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, उस कोटा के तहत जिसको जो भी नौकरी मिली है, एडमिशन मिला है, उसको नहीं खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, जिसको जो बेनिफिट मिलना था मिल गया है, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे डाला है, और बाकी इसमें कुछ था नहीं। स्टेट इम्पोज लिमिट्स ऑन द स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स इन द क्लासरूम। देखिए, ये जो हिजाब वाला है ना, हम बहुत काफी समय से इसको लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत कुछ नया नहीं है, बट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है लॉयर से कि भाई जो गर्ल स्टूडेंट हैं
उनका एक फंडामेंटल राइट है कि वो रिलीजन को प्रोफेस कर सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो क्या क्लासरूम के अंदर फंडामेंटल राइट को करटेल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कि भैया देखिए, क्लासरूम है ना, क्लासरूम एक कन्फाइंड प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे आपकी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एक्सप्रेशन को जो है थोड़ा सा लिमिट किया जा सकता है, बिकॉज अभी आप एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर हो, ठीक है। जैसे मान लो आप जो है क्लासरूम के अंदर मान के चले मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि आप जब किसी स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, तो आपको वहां के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वहां पे रूल है भैया मोबाइल यूज नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, लाइफ, लिबर्टी, रिलीजन, क्या क्लासरूम में उसको लिमिट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये सवाल उन्होंने पूछा है। अभी इसका जवाब उन्होंने ऐसे दिया तो है, लेकिन थोड़ा आगे वाले आर्टिकल्स में हम लोग देखेंगे कि क्या इसको किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उस और एक जो रिलीजन है, वो दोनों चीजें थोड़ी अलग अलग होती हैं। मतलब एक इन्होंने थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल दिया है। जैसे इन्होंने ये कहा कि आप ये देखिए कि जैसे मान लो आपके घर में कोई पूजा अर्चना हो रही है, ठीक है, आपने पूजा हो रही है, उस पूजा के लिए आप स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हो। जब उस पूजा के लिए आप वो कपड़े पहनते हो तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन मान लो वही सेम कपड़े पहनकर मार्केट में चले गए, तो वो तो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है ना। दोनों चीजों में फर्क है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के सवाल उनसे पूछे हैं, तो लेट्स सी क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप हिजाब पहन के अपने घर में रहते हो, हिजाब पहन के मार्केट जाते हो, हिजाब पहन के आप किसी मस्जिद के अंदर जाते हो, तो दैट मे बी रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन वही आज हिजाब पहन के स्कूल के अंदर अगर आप जाते हो, तो क्या हम लोग आपके रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट माने कि ना माने? इस तरह के क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। लेट्स सी इसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो तो हम लोग आगे जाके देखेंगे। विंडफॉल टैक्स को लेके जो है छोटा सा एक आर्टिकल यहाँ पे और दिया गया है। आपको पता है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगती है, तो उसको जो विंडफॉल प्रॉफिट बोलते हैं। तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। जैसे इस समय ऑयल जो कंपनियां हैं, दुनिया भर में ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो कि क्रूड ऑयल की कंपनियां हैं, रिफाइनिंग कंपनीज हैं, उनको अरबों खरबों रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि भैया हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, इसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। तो अभी हमारी ऑयल मिनिस्ट्री ने बेसिकली क्या कहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन उन्होंने हालांकि बताया है। देखिए, मान लो कोई कंपनी है XYZ, इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सरकार के द्वारा, और क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप जो है क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करिए, ठीक है। और अगर आपको मिल जाती है नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल, आप अगर प्रॉफिट कमाते हो तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज हम आपसे लेंगे। ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 2010 में किया गया, 2015 में उस कंपनी ने को ऑयल मिल गया, कहीं पे नेचुरल गैस मिल गया। अब उससे उसको 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ, जिसमें से 20 करोड़ रुपए उसने सरकार के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में था। अब चलते चलते जो है 2022 आ गया। 2022 में अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए। अब भाई 20% तो पहले से दे रहे थे ना, अब इसके ऊपर सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया, आप उसको और एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि ये गलत है। जो चीज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में थी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करिए। अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो आप उसके हिसाब से 20% लीजिए, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा विंडफॉल टैक्स क्यों लगा रहे हो? तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो कंपनीज होंगी वो सामने आएंगी नहीं, नए नए जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, नई नई फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये कुछ कुछ इन्होंने कहा है। हालांकि सरकार का यहाँ पे अभी क्या जवाब आएगा और क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, वो देखने वाली बात है, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ खास था नहीं। कुछ देखिए, मतलब यहाँ पे ये स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी, वैसे हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कोई खास लेना देना नहीं है इसका, लेकिन कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, मेजर स्वीडन के ऊपर फोकस किया है। स्वीडन के अंदर एक पार्टी है, स्वीडन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। ये फार राइट पार्टी है, फार राइट मतलब काफी कंजर्वेटिव है, और ये इमिग्रेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हमेशा इमिग्रेशन के अगेंस्ट में बोलते हैं। और आपको पता ही होगा जब अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस हुआ था, सीरिया के अंदर क्राइसिस हुआ था, तो इन्होंने, स्वीडन ने बहुत सारे लोगों को जो है वहां पे इनवाइट किया था, वेलकम किया था। लेकिन जो ये फार राइट जो पार्टी है वहां पे, उनको बिल्कुल भी स्वागत नहीं करती है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है कि उनकी कंट्री में कोई बाहर से आए। इसलिए स्वीडन, नॉर्वे में कई बार राइट्स भी देखने को मिलते हैं, एंटी मुस्लिम्स।
एक्चुअली वहां पे राइट्स होते हैं। अभी पिछले साल भी काफी ज्यादा राइट हुए थे, 2010-11 में बहुत भयंकर राइट हुए थे नॉर्वे के अंदर। हालांकि कंट्री काफी पीसफुल है वो, लेकिन ऐसी चीजें वहां पे होती हैं। तो ये अभी वहां पे इलेक्शन हुए तो ये जो फार राइट जो पॉलिटिकल पार्टी है, काफी अच्छी वोट इसको वहां पे मिली है, 20% वोट मिली है। तो जिसके मतलब ये एक इंडिकेशन जाता है कि इन कंट्रीज के अंदर जो है थोड़ा सा फार राइट जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, राइट विंग जो पार्टीज हैं, उनका जो है प्रेजेंस वहां पे बढ़ रही है। तो इसकी वजह से आने वाले समय में वहां पे डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसको पढ़ो, मैंने तो इसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ लिया था। यूपीएससी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं कोई अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, तो मजे के लिए पढ़ लिया मैंने, आप मत पढ़ना। ठीक है, चलिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ द इथेरियम मर्ज फॉर द फ्यूचर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एज सच, लेकिन नॉर्मल सा बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, वो बेसिक बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता है, वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है आपको अच्छे से पता है। बिटकॉइन के बारे में या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में एक चीज आपको अच्छे से पता होगा, जिसे हम लोग कहते हैं माइनिंग, कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग, है ना, क्रिप्टो माइनिंग। अब ये कोई वैसी माइनिंग नहीं होती जैसे कोल माइनिंग होती है ना, कोयला आपने जमीन से खोद के निकाल लिया, वैसा माइनिंग नहीं होता है। इस माइनिंग में जो है ना मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करनी होती हैं। तो अगर आप उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व कर देते हो तो आपको जो है एक बिटकॉइन मिल जाता है, आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है। अब ये मैथमेटिक ऐसा नहीं है भैया 2 + 2 = 4, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर से बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर जो है वो लगाए जाते हैं, और जितना बड़ा कंप्यूटर होगा उतना ज्यादा बिजली भी खर्च करेगा। तो बिटकॉइन की माइनिंग हो या इथेरियम की माइनिंग हो, कोई भी ऐसा क्रिप्टो करेंसी हो, उसकी माइनिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो बिजली का खर्चा बढ़ता है, और जो कि बिल्कुल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, समझ रहे हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं कि ये जो है क्लाइमेट चेंज को जो है एनहेंस करती हैं। अभी क्या हुआ, इथेरियम जो है एक क्रिप्टो करेंसी है, और इथेरियम ने अपने प्रोसेस को अभी यहां पे चेंज किया है। पहले इथेरियम जो है माइनिंग किया करता था, अभी इन्होंने अपनी माइनिंग को बंद कर दिया है। पहले क्या होता था, आप माइनिंग करिए, ठीक है, आप कंप्यूटर चलाइए, बिजली खर्चा करिए, और फिर आपको जो है एक इथेरियम मिलेगा। इन्होंने किया कि यार ये सिस्टम ठीक नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बिजली खर्चा होती है। तो इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज करके इन्होंने ये कहा कि जो आदमी बिटकॉइन या एथेरियम करेंसी का यूज करता है वो अपनी बिटकॉइन को जो है एज ए सिक्योरिटी रख सकता है फॉर अ न्यू ट्रांजैक्शन, एज ए सिक्योरिटी रख सकता है फॉर ए न्यू ट्रांजैक्शन, तो जिसके लिए आपको फर्दर माइनिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इससे बिजली का खर्चा बचेगा। तो इथेरियम ने बेसिकली अपनी पूरी वर्किंग के अंदर चेंज कर दिया है। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इन्होंने ये किया है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें हम अच्छे से पता ही है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा आपको वैसे अपने पर्सपेक्टिव से बता दिया है। ठीक है, 2 एडिटोरियल है यहाँ पे, द हिजाब केस वाला एक एडिटोरियल है, और दूसरा केस जो है वो इंडिया पाकिस्तान वाला है। तो मैंने हिजाब वाला पढ़ लिया था अपने हिसाब से, लेकिन बहुत ज्यादा दमदार चीजें मुझे यहाँ पे लगी नहीं, क्योंकि बार बार वही सेम रिपीटेड चीजें हैं। तो अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, ये पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लेना, ये वाला पैराग्राफ ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब हिजाब बैन को बोल दिया था कि हाँ भैया हिजाब बैन होना चाहिए क्योंकि वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके कुछ रीजंस इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। बाकी तो इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं। ये वाला भी हल्का फुल्का पढ़ सकते हो कि इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग। देखिए हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर भयंकर फ्लड चल रहा है, बहुत सारे लोग भैया लोग वहां पे मर गए हैं, 1400-1500 लोग मर गए हैं, 33 मिलियन लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। अब बहुत सारा नुकसान वहां पे हो गया है, बहुत सारी कैटल्स वगैरह लाइव स्टॉक वहां पे डेथ हो गई है। आपको पता है 1/3 से ज्यादा पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बाढ़ के अंदर में है। क्यों है, क्योंकि वहां पे 700, 500, 600% जो है ज्यादा रेनफॉल हो गया है। तो भाई इतने रेनफॉल को तो कोई भी सहन नहीं कर सकता, है ना। जापान में करवा लो, अमेरिका में करा लो, हालत खराब हो जाएगी, तो पाकिस्तान की तो हालत खराब होनी ही है। तो होगा क्या, जब इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी हेल्प की जाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, यूनिसेफ हो चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, सभी ने पाकिस्तान की हेल्प करने की बात कही है, और जो है वहां पे $500 मिलियन की हेल्प उन्होंने बात कही है। अब वो तो देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है तो कर रही है, इंडिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है।
इंडिया का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, जब पाकिस्तान में हालत इतनी खराब हुई तो मोदी जी ने जो है वो ट्वीट किया था अभी 29 अगस्त को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं वो काफी दुखी हैं उस चीज से और वो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं। इवन उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा था कि वो जल्दी ही इंडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं और ट्रेड रूट को ओपन करना चाहते हैं। देखिए, जब से कश्मीर वाला इशू हुआ है 2019 में 370 का हटाया गया है, तब से हमारे बीच में कोई भी बॉर्डर ट्रेड नहीं होता है। हालांकि हमारे अंदर ट्रेड होता है लेकिन वो वाया दुबई होता है, ठीक है, दुबई इसके थ्रू होता है, यहां नहीं होता है। तो जो अटारी बॉर्डर वगैरह पे जो ट्रक वगैरह जाते थे उन्होंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि बात यह है ना कि पाकिस्तान की सरकार अगर बात करना भी चाहती है ना, वहां की मिलिट्री नहीं करने देती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली पावर पाकिस्तान की मिलिट्री के पास में है। तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सारी चीजों को लेके अभी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है पाकिस्तान में, वहां पे जो है क्या रोल हो सकता है? देखिए, 2010 के अंदर भी पाकिस्तान में जो है अर्थक्वेक भी आया था, फ्लड भी आया था, तब भी हम लोगों ने पाकिस्तान की मदद करने की बात कही थी। तब तो 370 नहीं हटा था ना। उस समय क्या दिक्कत हुई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया से हेल्प तो ले लिया था, लेकिन वो हेल्प उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लिया था, डायरेक्ट बॉर्डर से नहीं लिया था। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इंडियन ये मानते हैं कि ये हमारा ह्यूमिलिएशन किया था, पाकिस्तान ने मदद भी ले ली लेकिन यूनाइटेड नेशन के थ्रू लिया है। तो कई लोग मानते हैं कि इस बार अगर पाकिस्तान जब तक हमसे खुद से मदद नहीं मांगेगा तो इंडिया को मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जब ह्यूमैनिटी की बात आती है तो पॉलिटिकल चीजें जो है वो साइड में रख देनी चाहिए, है ना। तो इंडिया वालों को वोट नहीं करना चाहिए भैया, जब तक आप रिक्वेस्ट करोगे, घुटनों पे बैठ के हमें बोलोगे पैसा दे दो, अनाज दे दो, तब तक नहीं, उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई ऐसा दुश्मनी तो नहीं है पाकिस्तान के लोगों से, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, ऑफ कोर्स है भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया पाकिस्तान ये चीजें आप साइड में रखिए, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ऑनियन टमाटो का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ मदद उनकी डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की पूरी इस समय $30 बिलियन की रिक्वायरमेंट होगी उसको, अगर पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन करना है, जिसमें से अब देखिए अगर WHO वहां की उनकी हेल्प करता है या यूनाइटेड नेशन उनकी हेल्प करता है, तो इंडिया के बिना तो हेल्प वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामान तो इंडिया से ही जाएगा अल्टीमेटली। अब वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाए, वो WHO के थ्रू जाए, क्योंकि आप अमेरिका से तो भैया अनाज लेके पाकिस्तान में नहीं डाल सकते हो, लेके आके चाइना से तो नहीं डाल सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले इश्यूज भी होते हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज भी होते हैं, तो सोर्स तो इंडिया ही रहेगा। इट्स बेटर के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपस में मिलकर बैठ के बात करें, सोल्यूशन निकाल लें, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। तो यही इस आर्टिकल के अंदर कहा गया कि भैया साउथ एशिया के अंदर इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, तो हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी का पार्ट भी हो सकता है, जो इतने समय से हमारे बीच में लोग जैम हो गया है, वो कहीं ना कहीं आगे बातचीत बढ़ सकती है। तो छोटी छोटी चीजें कही गई इस आर्टिकल में, ऐसी कोई दमदार ऐसी चीज नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता हो, सब चीजें आपको अच्छे से पता है। और ये हिजाब वाला रो भी ऐसा ही दिया गया है जो ऑलरेडी हम अच्छे से पता है इसके बारे में, और इसमें कुछ खास था नहीं। कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके पास यहाँ पे हैं, आपका मन करे तो पढ़ लो, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाइना ने आपको पता ही है कि भैया जो लश्कर तैयबा के कमांडर हैं मीर, उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो चाइना ने बोला है कि भैया हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन सबको पता है भैया पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया होगा पाकिस्तान ने चाइना को कि प्लीज ऐसा मत करने देना, अदरवाइज तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाइना चाहे और ये ना होता। चाइना पास वीटो पावर है ना यार, मना कर सकता है। तो ये है कुछ कुछ चीजें यहाँ पे, बाकी को कुछ पढ़ना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और इसमें कुछ खास था नहीं। लेकिन एक चीज और लास्ट में आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का कोर्स हमारा शुरू हो चुका है 11 तारीख से। अभी 8 दिन 10 दिन 6 कुछ दिन हो गए हैं क्लासेस चलते हुए। अभी 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 अगर आपने ज्वाइन नहीं किया एनसीईआरटी वाला कोर्स तो आप कर सकते हो, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक करिए, सीधा मिलते हैं सीधा क्लास के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।